हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आज हम लोग इसमें जीआईबी का जो चैप्टर 17 है पेपर 1 में मॉड्यूल बी का है, ये मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसका पार्ट 2 करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम ओपन मार्केट ऑपरेशन तक पढ़ चुके थे। अब सेकंड पार्ट में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से शुरू करेंगे। In 1998, liquidity adjustment facility was introduced on the recommendation of Committee on Banking Sector Reforms, नरसिम्हम कमेटी 2। तो 1998 में नरसिम्हम कमेटी 2, जिसे बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के विषय में। RBI सेट्स इट्स रेपो रेट विच इज़ द पॉलिसी रेट, the fixed rate, reverse repo rate and MSF rate from the floor and ceiling respectively of the interest rate corridor। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो आपका फिक्स रेट होता है, रिवर्स रेपो और MSF रेट, ठीक है, ये दोनों ही सबसे मतलब न्यूनतम और महत्तम समझ लीजिए फ्लोर और सीलिंग तय करते हैं जो इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर होता है उसका, कि मतलब मनी सप्लाई बढ़ाने या घटाने के लिए एक कॉरिडोर सेट किया गया। समझ लीजिए कि मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होता है, मिनिमम कितना होता है। तो फ्लोर और सीलिंग क्या क्या है, रिवर्स रेपो और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 2022 को मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी ने क्या अनाउंस किया, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विच रिप्लेस्ड फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो एज द लोअर बैंड ऑफ द एलओएफ कॉरिडोर। इसका मतलब क्या बताया उन्होंने कि 8 अप्रैल 2022 को, मतलब अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, करीब 2 साल पहले, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या चेंज किया है कि अब उन्होंने रिवर्स रेपो को, जो उनका जो मिनिमम था, उसको हटा करके स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नाम से नई चीज़ शुरू कर दी, जो कि LAF है। अभी हमने दो आपको बैंड बताया ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। सो अपर लिमिट है वो होगी MSF, जो लोअर लिमिट थी वो रिवर्स रेपो थी। लेकिन 8 अप्रैल 2022 से इसको चेंज करके लोअर लिमिट अब क्या कर दिया गया है, SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। Both the standing facilities, that is the MSF and SDF, are available on all days of the week throughout the year। हफ्ते के सभी दिनों में अवेलेबल रहेगा MSF और SDF। और ये लोअर और अपर बैंड हो गया किसका, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। अपर बैंड क्या है MSF, लोअर बैंड क्या है SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के विषय में आगे बताया गया है कि MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। किस सेक्शन है, 45ZB। देखिए सेक्शंस में आपसे पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि याद करते चलिएगा, 42, 24, RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन 1949, ये सब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 24 क्या चीज़ के लिए ऐड किया गया है, ठीक है, ये बताइएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन हुआ है वो सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत हुआ है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या क्या लक्ष्य हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। बेसिक क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि जो कीमतें हैं उनमें स्थिरता बनी रहे और साथ ही साथ ग्रोथ भी होती रहे इकोनॉमी की, ये इसका मेन गोल है मॉनेटरी पॉलिसी का। ऑन March 31, 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट एंड द टॉलरेंस बैंड 4 + -2 फॉर द नेक्स्ट 5। ये देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि इस समय जो इन्फ्लेशन का जो उन्होंने तय किया टारगेट वो +4 + -2 यानी 2% से लेकर 4% के 2% से लेकर 6% के बीच में, जिसको 4 को इन्होंने मीडियन माना है और उसमें +2% का एम ले के रखा हुआ है। ये मार्च 2021 से शुरू किया था। इसका पीरियड क्या है, अप्रैल 21 से 31 मार्च 26 तक, यानी 21 से लेकर 26 तक के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए 5 साल के लिए 4 + -2 किया गया। हालांकि ये सेट हुआ था 2016 में ये टारगेट, फिर 21 में टारगेट को दोबारा बढ़ा दिया गया था कोविड की वजह से। तो 4 + -2 अभी भी वही चल रहा है, याद कर लीजिए। द मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस, तो सेक्शन 45ZB है RBI एक्ट का 1934, उसे अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी का शुरू किया गया है। ये एक 6 में, आपको पता होगा पहले ऐसा नहीं, पहले कमेटी नहीं थी, कमेटी बाद में शुरू हुई है। तो ये कमेटी जो है ये 2016 से शुरू हुई है 45ZB के अंतर्गत। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन आता है, टोटल 6 मेंबर्स आते हैं। कौन कौन आता है, पहले आते हैं RBI के गवर्नर, जो कि इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशियो रूप से, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का मतलब जानते हैं, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि बस उस पद पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अगर जो भी RBI गवर्नर है उसको चेयरपर्सन मान लिया जाएगा, ये होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब। डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, RBI में जो डिप्टी गवर्नर हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं वो इसमें एक मेंबर रहेंगे, वो भी एक्स ऑफिशियो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, समझ लीजिए। एक RBI से नॉमिनेट किए जाएंगे RBI के जो भी एक ऑफिसर होंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड के मेंबर, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, वो भी इसके मेंबर हो जाएंगे। इसके अलावा 3 लोग और हैं, कौन कौन, प्रोफेसर आशिमा गोयल जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में है, उसकी प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जयंत R वर्मा जो कि IIM अहमदाबाद के हैं।
डॉक्टर शशिकांत भिड़े जो कि सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली में, ठीक है। ये तीनों इसके मेंबर हो गए। तो टोटल इसके चेयरपर्सन कौन हो गए, एक्स ऑफिशियो पर्सन जो होंगे आरबीआई के गवर्नर, और एक डिप्टी गवर्नर हो गए आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं, एक ऑफिसर होगा जो कि सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट कर रहा है, ठीक है, वो इसमें हो गए। और इसके अलावा 3 और लोग हो गए, प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशिकांत भिड़े। तो ये टोटल 5 मेंबर और एक चेयरपर्सन, इतने लोग हो गए। A silent or blackout period is followed by the MPC members starting 7 days before the voting decision day and ending 7 days after the day's policy is announced. ये एक तरह से ऐसा समझ जैसे कि आपको पता होगा बजट से पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, उसी तरह से आप इसको समझ लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कमेटी ये हर बाई मंथली बेसिस पे हो रहा है। तो उसमें ये कहा गया है कि जब भी डिसीजन होगा, जब भी रेट जो पॉलिसी रेट्स होंगे, जब पॉलिसी अनाउंस होती है ना, तो उससे 7 दिन पहले और उसके 7 दिन बाद तक ये ब्लैकआउट या साइलेंट पीरियड होता है। उस टाइम पर इसके मेंबर्स या चेयरपर्सन कोई भी कमेंट नहीं दे सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये लोग पॉलिसी रेट डिसाइड कर रहे हैं ना। अगर ये लोग अपनी वोटिंग या डिसीजन से पहले मीडिया में कोई स्टेटमेंट दे देंगे या सोशल मीडिया पे कोई स्टेटमेंट दे देंगे तो उससे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है, जो भी एम है वो फुलफिल नहीं होंगे और वो बायस्ड हो जाएगा। इसलिए ऐसे आगे साइलेंट या ब्लैकआउट पीरियड, ये बात है, साइलेंट या ब्लैकआउट पीरियड होता है 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक कंटिन्यू करता है, ये एक अलग चीज़ है, इसलिए बताया। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग, एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको कम से कम साल में 4 बार मिलना है। कोरम क्या है मीटिंग के लिए, कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज़ 1 वोट एंड इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट द गवर्नर हैज़ अ सेकंड और कास्टिंग वोट। अब कास्टिंग वोट पहले बात करते हैं, कास्टिंग वोट क्या होता है। कास्टिंग वोट एक साथ डिसाइडिंग वोट होता है। टोटल देखिए 6 मेंबर है, मान लीजिए 3-3 वोट हो गए, इक्वल वोट हो गए किसी डिसीजन के लिए, तो अब डिसाइड कैसे होगा, टाई हो गया। तो टाई के केस में जो कास्टिंग वोट होगा या डिसाइसिव वोट जो होगा वो किसका होगा, वो गवर्नर का होगा। तो गवर्नर पास तरह से मेन वोट हो गया यदि टाई का सिचुएशन आता है तो। कोरम के लिए मतलब, कोरम का क्या मतलब होता है, कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोग चाहिए। किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कम से कम 4 लोग उपलब्ध होने चाहिए तभी मीटिंग हो सकती है, और साल में 4 बार कम से कम मीटिंग होनी ही होनी है। Once in every 6 months, the Reserve Bank is required to publish a document called the Monetary Policy Report to explain the sources of inflation and the forecast of inflation for 6 to 18 months ahead. हर 6 महीने पे, कम से कम 6 महीने में एक बार रिजर्व बैंक को एक पब्लिश करनी पड़ता है डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, और उसमें उसे 2 चीज़ें बतानी होती है। क्या, एक तो सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन के स्रोत क्या क्या हैं, और दूसरा आगे का इन्फ्लेशन, अगले 6 से 18 महीने में इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है उसका फोरकास्ट। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है, भविष्यवाणी समझ लीजिए, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, उसी तरीके से होता है कि इसका फोरकास्ट बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है। फेलियर ऑफ एमपीसी यानी फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी committee under the following it would be considered as the failure of the RBI to achieve the inflation target. The average inflation is more than the upper tolerance level of the inflation target for any 3 consecutive quarters, or the average inflation is less than the lower tolerance level for any 3 consecutive quarters. MPC का फेलियर कब माना जाएगा, MPC का फेलियर 2 कंडीशंस माना जाएगा। पहला ये कि यदि कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर तक, यानी हर 3-3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर तक यदि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो अगर हम लोग उसको टॉलरेंस लेवल को पार कर जाते हैं, यानी कि टॉलरेंस, अब देखिए टारगेट क्या है आपको भी पहले बताया था, 4 + -2 यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में रहना चाहिए। यदि 6% से आगे निकल जाता है तो ही फेलियर है, अगर 2% से कम हो जाता है तो ही फेलियर है। कब तक, अगले कंटिन्यूसली 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, तो इसको फेलियर ऑफ एमपीसी मानेंगे। अगर फेलियर होता है तो अब इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट होगी, मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता किसकी आएगी। भाई मॉनेटरी पॉलिसी पूरी कमेटी है, उसका पूरा काम है इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना है, कम या कंट्रोल में रखना। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उसके डिसीजंस में कमी आ रही है, तो इसके लिए जवाबदेहिता किसकी कैसे तय होगी। 45ZN आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसमें 45ZB के द्वारा एमपीसी का गठन हुआ, और ZN के द्वारा यानी 45ZN के द्वारा जवाबदेहिता तय की जाएगी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेट आउट इन अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें एक रिपोर्ट बनानी होगी और केंद्र सरकार को सबमिट करनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, द रीजन फॉर फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, क्या कारण थे जिनकी वजह से इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं हो पाया। रेमेडियल एक्शन प्रपोज टू बी टेकन बाय द बैंक, बैंक द्वारा मतलब बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा क्या रेमेडियल यानी उसको सही करने के लिए सुधारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। An estimate of the time period within which the inflation target shall be achieved pursuant to timely implementation of proposed remedial action, और कब तक ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये अचीव कर लिया जाएगा, यानी कि कब तक इसको सुधार कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ बशर्ते टाइमली रेमेडियल एक्शन, जो सुधार में आपको एक्शंस लेने वो लिए जा सके। तो कुल मिलाकर के इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो एमपीसी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, किसके अंतर्गत, सेक्शन 45ZN ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर आपका।
उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड फिजिकल पॉलिसी की बात अब करते हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस एम्ड एट अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सच एज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं और जो टैक्स उसकी जो वो पब्लिक से ले रहा है या लोग या कॉर्पोरेट से ले रहा है, वो मैक्रो इकोनॉमिक, देखिए हमने पहले ही बताया था कि मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, जो आपका ओवरऑल देश के लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, चाहे जीडीपी हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे एफडीआई हो, चाहे एफआईआई, ये सारी चीज़ें मिला करके मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो ये फिजिकल पॉलिसी को डिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टैक्स में, टैक्सेशन पॉलिसीज में जो भी चेंजेस हैं, किनको लक्ष्य में ध्यान रखते हो, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट आदि को। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो बेसिकली दो मूलभूत इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। किस पे, एक तो टैक्सेशन पर और दूसरा सरकारी खर्चे यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या क्या खर्च कर रहे हैं। टैक्सेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, तो टैक्सेशन के क्या क्या इंपैक्ट आते हैं इकोनॉमी पे। टैक्सेस हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन पीपल्स इनकम, इन्फ्लुएंसिंग देयर लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एंड अल्टीमेटली देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखिए ये कहा गया कि टैक्सेशन जो है वो सीधे सीधे लोगों की इनकम पे असर डालता है। भाई अब 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, सपोज आप 20 रुपये टैक्स देते हैं, अचानक से बोलेगा 25 रुपये टैक्स दोगे, 30 रुपये दोगे, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। डिस्पोजेबल इनकम क्या मतलब है, आपके हाथ में अब कितना पैसा बचा। अभी तक 70 रुपये, मान लिया 30 रुपये टैक्स था, 70 रुपये आप बच रहा था, उससे अपने डेली खर्चे निकाल लेते, शॉपिंग कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। अब अचानक से अगर टैक्स 10% बढ़ गया, अब केवल 60 रुपये बचा, तो वो 60 रुपये क्या हुआ, आपकी डिस्पोजेबल इनकम हुआ। तो जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो जो गुड्स एंड सर्विसेज आप पहले खरीद रहे थे आप उतने नहीं खरीद पाएंगे, जो कंजम्पशन आप पहले कर रहे थे उतना नहीं कर पाएंगे, 10 रुपये कम हो गया ना, टैक्स में चले गए, तो अल्टीमेटली आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सफर कर जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए पहले 30 रुपये टैक्स था, अब 20 रुपये टैक्स हो गया, तो अब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। पहले 60 रुपये आपके पास बचते थे, अब 70 रुपये बच गए, 80 रुपये बच गए, तो आप अपना लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा लेंगे, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा लेंगे। जहाँ भैया आप महीने में एक बार मूवी देखने जाते हो, अब 2 बार जाएंगे, तो स्टैंडर्ड लिविंग फर्क आ गया ना। तो कुल मिला के टैक्सेशन जो है सीधा इकोनॉमी पे, सीधे लोगों की लाइफ पे असर डालता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमी, दूसरा इसका बताया गया, एक तो टैक्सेशन से बता दिया गया, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से बताया। देयर आर सम एक्सपेंसेस ऑन गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, पोर्ट्स, फूड ग्रेन्स एंड सो ऑन। देखिए ऐसे काफ़ी सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है, रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना, रेलवे का, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन, अनाज आदि के लिए, इन सब के लिए खर्चे। दे आर एक्सपेंडिचर्स ऑन इनकम सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड द एल्डरली। साथ ही साथ आय के स्रोत के रूप में भी गवर्नमेंट कई खर्चे करती है, जैसे कि 7 साल मिलता है लोगों को ना, पेंशन मिल रही होती है, या जैसे किसान सम्मान एक हो गया, या किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस से होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे हैं, ये सब अनएम्प्लॉयड लोगों को, गरीबों को, या एल्डरली जो बुजुर्ग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जो आपको पता होगा डीबीटी वगैरह शुरू किया गया ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो सब इसके अंतर्गत किया जाता है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इससे इम्पैक्ट हो जाते हैं, तो वो भी आपकी इकोनॉमी पे असर डालता है। तो फिजिकल पॉलिसी का इंडिया में क्या गोल है, मेन 2 तरह के हैं। देखिए एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, फिर एडिशनल ऑब्जेक्टिव। तो प्राथमिक रूप से क्या लक्ष्य है इसके, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास करना इसका पहला एम है। मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, और मार्केट में यानी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमतों को लेकर स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि कीमतों में अगर स्थिरता नहीं होगी तो आम जनता बहुत परेशान हो जाती है। तो ये प्राथमिक इसका लक्ष्य हो गया। एडिशनल, इसके अलावा अतिरिक्त लक्ष्य इसके क्या क्या है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, जो भी स्रोत हैं उनको मोबिलाइज करना, प्रमोटिंग एलोकेटिव एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम वेल्थ, जो भी इनइक्वालिटी है, चाहे वो जात पात के बेसिस पे हो, चाहे इनकम के बेसिस पे हो, चाहे धन धान्य के बेसिस पे हो, उस इनइक्वालिटी को धीमे धीमे कम करना। कैसे, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी अपने आप कम होगी। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, मतलब पीपीपी मॉडल ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, कुल मिलाकर उसको बढ़ाना है, पीपीपी को बढ़ाना, पहले वैसे भी प्राइवेट को बढ़ाना है। प्राइवेट क्योंकि उससे वो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि उससे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, या उससे लोगों को ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं, उससे एफडीआई आता है, ये सब कई रीजन हमने पहले पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड स्टडी दोस चैप्टर्स। फिर और क्या रीजन है इसमें, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हम बता चुके, देखिए जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी को नीचे डिटेल में दिया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, इन्फ्लेशन ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो उसको मेंटेन रखना। द गवर्नमेंट कैन रिडायरेक्ट फाइनेंसिंग इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्टिव एरियाज और ग्रांट प्रोडक्शन सब्सिडीज टू स्टिमुलेट आउटपुट एंड सो एड ब्रिंग डाउन प्राइसेस।
देखिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, गल्फ कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे यूएई वगैरह है, कि वहाँ पे किसी भी चीज़ की कितनी भी कीमतें बढ़ जाएँ, लेकिन उन्होंने बेसिक क्या कर रखा है कि फूड में उनमें चेंजेस नहीं आते हैं। फूड के जो बेसिक आइटम, मतलब अगर आप रोटी खरीदने जाओगे वहाँ पे रोटी वो भी मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, रेडीमेड फॉर्म में भी मिलती है, पैक्ड फॉर्म में भी, पैकेट फूड में तो आप अगर वो लेने जाओगे तो वो उसका अभी भी उनका 1 दिरहम आधा दिरहम ऐसे ही रेट रहेगा उसका। द रीज़न बीइंग कि वो जो बेसिक सेक्टर्स हैं उनमें फ़र्क नहीं लाते हैं, वह बाकी महंगाई कितनी बढ़ जाए। उसी तरीके से इंडिया में भी है, जो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, फिजिकल पॉलिसी का एम क्या है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है, मान लीजिए फूड ग्रेन से संबंधित है, या मान लीजिए पेट्रोलियम संबंध, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पेट्रोलियम के रेट्स 100 रुपये के आसपास सेट कर दिए गए थे। तो ये सब क्या है, ये वो हैं एसेंशियल सेक्टर्स हैं एक तरीके से। तो कभी कभी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्पेंड करके भी, मतलब थोड़ा लॉस झेल करके भी ये कोशिश करती है कि चीज़ें मेंटेन रहें, जिससे कि कीमतें स्थिर रहें। तो कुल मिलाकर कीमतों को स्थिर रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने रखने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, जो कि मतलब इस सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं, किसी स्पेशल सेक्टर के लिए। आपने पहले ही पढ़ा हो कि रेपो रेट वगैरह में देखा था ना, कि सेक्टर स्पेसिफिक टारगेटेड LRTO वगैरह पढ़ा था। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। जो भी आपके टैक्स, नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू है, उनसे जो पैसा आ रहा है उन सबको यूज़ किया जा रहा है, कैसे, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए। एलोकेटिंग एफिशिएंसी, टैक्स पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस फॉर प्रमोटिंग एलोकेटिव एफिशिएंसी। इसमें देखिए फिर से वही बात आ रही, घूम फिर के बात वही है, टैक्स की ही मेन बात की जाए, टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उनको यूज़ करके एफिशिएंसी को एलोकेट करने के लिए कहा गया। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना है, जिससे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों में डिफरेंसेस जब कम हो जाएंगे, धीमे धीमे इनइक्वालिटी कम हो जाएगी और समाज में भेदभाव की भावना कम हो जाएगी। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, देखिए फिर से जीएसटी वगैरह से रिसेंट इन्होंने क्या किया, जीएसटी वगैरह को इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनका भरोसा बने इकोनॉमी की तरफ या देश की तरफ या सरकार की तरफ, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक है FRBM एक्ट, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया था, जो 5 जुलाई 2004 से इन इफेक्ट आ गया। कभी कभी फंबल हो जाता है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कम समय ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकें, इसलिए ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो FRBM एक्ट फुल फॉर्म क्या हो गया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था। इसका मेन लक्ष्य क्या है, टू अचीव लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाइल जनरेटिंग बजट सरप्लस। देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स के अंडरस्टूड हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शंस देखेंगे टिक कर लेंगे। मेन याद रखिए ओवरऑल कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करना है, और बजट में सरप्लस, यानी कि बजट में एडिशनल इनकम हो, उसके हिसाब से करना है, मतलब बजट का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। अब एक्ट को क्या क्या चाहिए, व्हाट द एक्ट रिक्वायर्स, द FRBM एक्ट हैज़ 4 मेन रिक्वायरमेंट, इसकी मुख्य रूप से इसकी 4 आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट, इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट्स ईच ईयर अलॉन्ग विद द बजट कवरिंग मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो पहली आवश्यकता क्या है, FRBM को क्या करना होता है कि इसको 4 स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने रखने पड़ते हैं। क्या क्या है, एक तो बजट है, दूसरा मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, तीसरा फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, और चौथा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये 4 तरह के जो होगी। सेकेंड, इसका क्या आवश्यकता है, द एक्ट लेज डाउन फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेकिंग इट इनकम्बेंट ऑन द सेंटर टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। एक्ट फिजिकल जो भी मैनेज करना है, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उनको इस तरह से किया जाता है जिससे कि ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। फिजिकल डेफिसिट देखिए बहुत बहुत मतलब बड़ी चिंता है इकोनॉमी के लिए, तो उसको कम करने के लिए सबसे इस एक्ट का मेन जो रीज़न है वो समझ लीजिए, FRBM मतलब फिजिकल डेफिसिट को कम करना। ये लाया ही इसीलिए गया था ये एक्ट कि फिजिकल, हालांकि अभी तक कम हो नहीं पाया है, लेकिन मेन एम इसका ही था। इट रिक्वायर्स टू गवर्नमेंट टू सेट अ सीलिंग ऑन गारंटीज, इसमें गवर्नमेंट पे सीलिंग सेट कर देता है गारंटीज के लेकर के। थर्ड, इन इट्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजन द एक्ट प्रोहिबिट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बोरिंग फ्रॉम द RBI, दैट इज बैन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू मनी क्रिएशन। इसमें देखिए FRBM क्या कहता है कि ये सेंटर को बैन कर देता है, रोक देता है कि RBI से एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग को प्रूव करें। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग देखिए मोटा मोटा है, समझ लीजिए कि जब गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है, मान लीजिए वो टैक्स के थ्रू या कैपिटल के थ्रू या कुछ एसेट्स बेच करके, सपोज करिए गवर्नमेंट ने
₹100 गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन जो उसने अपना खर्चा दिखाया, जो एक्सपेंडिचर, जो उसके प्लान एक्सपेंडिचर, अनप्लान एक्सपेंडिचर, जो भी है इकोनॉमी को लेकर के किसी भी तरह का, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो मान लीजिए ₹110 है, तो अब ₹10 तो ज़्यादा खर्च करने हैं, कमा रहे हो ₹100, खर्च कर रहे हो ₹110, तो बाकी ₹10 कहाँ से पूरे होंगे? इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसी को कम करने के लिए फिस्कल डेफिसिट वाला मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया था। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि आरबीआई से कहती थी कि और नोट छाप दो, तो ₹10 एक्स्ट्रा छाप लिए। इस चीज़ को भी एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत रोका गया है कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं पैसा छाप सकती कि जब भी कम पड़े तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में छपवा ले, ये गलत है। तो एफआरबीएम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। देखिए, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे आप टर्म्स ना बस सुनते रहिए और उसको आम बोलचाल की भाषा में याद कर लीजिए, तो आपको एग्जाम के टाइम में अपने आप क्लिक कर जाएगा कहाँ पे क्या ऑप्शन क्लिक करना है। Fourth, the finance minister is required to keep parliament informed through quarterly reviews on the implementation and to take corrective measures if the reviews show deviations. चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको पार्लियामेंट में हर क्वार्टर बेसिस पे रिव्यू प्रेजेंट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि यदि रिव्यू मतलब जो प्लान कर रखा है उससे अगर कोई डेविएशन है, कोई उससे बदल करके कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं तो क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा रही है। उसी तरह जैसे एमपीसी करता है ना, अपनी कमियों के लिए बताता है, जवाबदेही तय करता है, ठीक उसी तरीके से। द मेन थीम ऑफ एफआरबीएम एक्ट इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बोरिंग्स एंड हेल्प टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2004 में आया, उसका मेन एम क्या है कि गवर्नमेंट की बोरिंग यानी कि कर्जे को कम करना है और फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। कुल मिलाकर गवर्नमेंट उधारी पे एक्सपेंड करना बंद करे, ठीक है, ये मेन एम है। अब एफआरबीएम एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं? अमेंडमेंट्स वर मेड टू द एफआरबीएम एक्ट 2003 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंशियल कमीशन थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2012। तो फाइनेंस एक्ट 2000, शायद मैंने ऊपर आपको 2004 बोल दिया, याद रखिएगा 2003 है ये एक्ट, गलती से मैं 2004 बोल दिया था। तो 13th फाइनेंस कमीशन ने जो था उसके हिसाब से उन्होंने एफआरबीएम में कुछ बदलाव किए, इन विच इट वाज डायरेक्ट द इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 3 डॉक्यूमेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ले अनदर डॉक्यूमेंट द मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ऊपर देखिए 3 डॉक्यूमेंट बताए गए थे ना, कौन कौन से 3 थे, फिर से देखिए, रिवाइज करिए। हाँ, ये देखिए, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड माइक्रो इकोनॉमी, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक चौथा और डॉक्यूमेंट शुरू किया, क्या है? मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, MTEF। इसके अलावा ये कब से आया? ये इन्होंने 2012 में जो अमेंडमेंट किया उसके अंतर्गत इसको लिया गया। NK सिंह कमेटी ऑन एफआरबीएम, अब धैर्य मत छोड़िए, बस खत्म हो रहा है, ये लास्ट पेज है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। NK सिंह कमेटी ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एक्ट के बारे में क्या, इनकी रिपोर्ट कब दी गई? 2017 में दी गई। डेप्ट शुड बी यूज्ड एज द प्राइमरी टारगेट फॉर फिस्कल पॉलिसी। उन्होंने कहा कि जो कर्जा है, जो डेप्ट है, जो उधारी है, उसको मेन टारगेट रखो फिस्कल पॉलिसी में, ये NK सिंह कमेटी का कहना था। द कमेटी प्रपोज्ड ईयरली टारगेट्स टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट टिल 2023। इन्होंने कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया है कि ईयरली टारगेट सेट करो, बजट ये नहीं बजटरी 5-5 साल के मत सेट करो, ईयरली टारगेट सेट करो जिससे कि फिस्कल डेफिसिट फेज्ड मैनर में कम किया जा सके। तो NK सिंह कमेटी ने किया है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप रीडिंग।